हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम अगेन टू पीसीएम स्टडी हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे डायमेंशंस की डायमेंशंस क्या होती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं समझते हैं कि डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कल हमने पढ़ी थी यूनिट्स, है ना? कितनी फंडामेंटल यूनिट्स थी? 7। और उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से क्या डिराइव होती थी? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि यूनिट सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे कि लेंथ की यूनिट मीटर भी हो सकती है ना? सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, है ना? ऐसे ही क्या हो सकता है? टाइम की सेकंड्स में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज, ईयर्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि डायमेंशंस जो है, डायमेंशन इसलिए पढ़ी कि डायमेंशंस जो है सभी क्वांटिटीज की क्या होती हैं? सेम होंगी। ठीक है, अगर लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल है तो कैपिटल एल ही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? डायमेंशंस की, क्योंकि डायमेंशंस एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही हो सकती है, जबकि जो यूनिट्स हैं वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, चलो समझते हैं कि डायमेंशंस होती क्या है। ठीक है, डायमेंशंस क्या है एक्चुअल में? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है वो उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज? जैसे कि सपोज हमारे पास मास है, ठीक है, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स में चढ़ाई जाती है। ठीक है, उसकी पावर्स में चढ़ाई जाती है। सपोज मैंने यहाँ 1 लिया, उसकी पावर्स में चढ़ाई जाती है ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। क्लियर है? क्या है डायमेंशंस? किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर चढ़ाई गई पावर है ये, जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो अभी एग्जांपल से समझ में आएगा। हमारे पास कितनी फंडामेंटल यूनिट्स थी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज और थी। ठीक है, लेकिन ये जो 4 है, बाकी 3 का वही सिंबल है, जो यूनिट का सिंबल है वही आपका डायमेंशन का भी सिंबल है, वो सेम है। बट ये जो 4 है, जैसे कि मास का जो सिंबल है वो क्या है डायमेंशन के लिए? कैपिटल एम। लेंथ को लिखेंगे कैपिटल एम, टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी, एंड करंट को हम हर जगह का यूज करेंगे कैपिटल आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, एंड हम करंट को लिखेंगे कैपिटल आई। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होती है डायमेंशंस। ठीक है, देखो सपोज हमने कोई एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच। ये तो सभी को पता होगा, है ना? बेसिक मैथ्स में है। अब स्मॉल l को, लेंथ है, ये भी लेंथ है, देखो ये क्या है? ये भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, और हाइट भी क्या है? डिस्टेंस है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सबको मैंने बोला था कि हम किससे मेजर करते हैं? इन सबको हम लेंथ मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ को हम किसको क्या लिखते हैं? कैपिटल एल। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। ठीक है, तो एल की पावर कितनी हो गई? 3। अब जब हम डायमेंशंस फॉर्मूला लिखते हैं तो हम एम एल टी, ये 3 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हम डायमेंशंस में लिखते हैं। ये तो हम तीनों लिखेंगे। अगर करंट वगैरह है तो वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने की? स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की डायमेंशंस को एम, एल और टी की फॉर्म में। इस तरह से डायमेंशंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एम लिखा मैंने और टी लिखा। क्या यहाँ पर m है? यहाँ तो मास है ही नहीं वॉल्यूम में, तो m की पावर लगा देंगे 0। यहाँ पर टाइम भी नहीं है तो t की पावर लगा देंगे 0, और हमेशा इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये तरीका है किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने का। ठीक है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? m0 l क्यूब t की पावर 0। तो क्या है डायमेंशंस? मैंने बताया डायमेंशंस क्या है? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की उनके ऊपर चढ़ाई जाती है उस फंडामेंटल क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, डायमेंशंस की आपके डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी, आपके एग्जाम्स में आएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए। और जितना छोटा टॉपिक है ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जेई नीट एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ध्यान से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे।
प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्या लिखा है सबसे पहले? एरिया लिखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, ठीक है। स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। अब लेंथ और ब्रेड दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही क्या करेंगे? एल लेंगे। एल इंटू एल क्या हो गया? एल स्क्वायर। अगर हम लगाना चाहें एम की पावर 0 और टी की पावर 0, अगर किसी स्टूडेंट ने खाली एल स्क्वायर लिख दिया, एम और टी नहीं लिखा, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने के लिए, क्लियर है? ठीक है। अब लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, देखो अब जब हम वेक्टर पढ़ते हैं ना, वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे आगे जो चैप्टर्स है वेक्टर वगैरह के, वहां पर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन जो डायमेंशन है दोनों की सेम है, क्योंकि फॉर्मूला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है ना। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला है दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, एल अपॉन टी। तो एल टी ऊपर जाएगा, एल टी माइनस 1। अब m यहाँ लगा देते हैं तो m की पावर क्या हो जाएगी? 0। और ये बन गए डायमेंशन फॉर्मूला किसके? स्पीड एंड वेलोसिटी के। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो क्या लिखेंगे? v अपॉन टी। अभी अभी वेलोसिटी की हमने क्या निकाली? डायमेंशन एल टी माइनस 1, है ना, और टाइम की क्या होगी? t। अब ये टी ऊपर जाएगा, ये भी माइनस में ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 2। अगर आप एम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एम की पावर 0। ये किसकी डायमेंशन हो गई? एक्सेलरेशन की। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो आप इजीली डायमेंशंस ले सकते हो किसी भी क्वांटिटी की। बस आपको क्या लर्न होना चाहिए? आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होगा? बनेगा मोमेंटम का फॉर्मूला, देखो कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है। क्या होगा मोमेंटम? देखो अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं कैसी, मैं रेस्ट फॉर्म में हूँ। अगर मैं कहीं भी मुझे इधर से उधर जाना है तो मुझे मूवमेंट करना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए, मूवमेंट के लिए किन दो चीजों की जरूरत होगी? बताइए आप। पहली चीज तो मास। भाई अगर किसी भी बॉडी को यहाँ से वहां लेके जाना है तो उसके पास मास होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होगी? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी स्पीड ही नहीं होगी तो हम यहाँ से वहां कैसे चलेंगे? तो क्या बनेगा मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एम क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। वी की अभी आप पढ़ के आए एल टी माइनस 1, तो क्या हो गई मोमेंटम की? एम एल टी माइनस 1। क्लियर है? ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एम एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एम के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन की अभी अभी मैंने आपको बताई एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। अब ये मत सोचना कि यहाँ तो भाई एम तो 0 था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। बेटा एम 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो है मास नहीं है, ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, है ना। एक्चुअल में क्या है इसकी डायमेंशन? एक्चुअल में है एल टी माइनस 2, तो हम तो वही यूज करेंगे एल टी माइनस 2, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। किसी की पावर 0 का मतलब क्या है? वैल्यू 1 होगी, ठीक है। एम एल टी माइनस 2। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है वर्क? वर्क होता है अगर हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो बॉडी अपनी जगह से क्या होगी? डिस्प्लेस होगी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ फोर्स लगाने के बाद तो वहां पर वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या निकाली अभी अभी हमने? एम एल टी माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? इंटू एल। तो यहाँ कितनी हो गई फोर्स की? देखो एम एल की पावर 1 और 1 2 हो गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो कितनी इजीली निकल गई है। अगर फॉर्मूला याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। एनर्जी, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क, कि कितना वर्क हुआ है वही एनर्जी है। तो एनर्जी और वर्क डन की जो डायमेंशंस है वो क्या होती हैं? सेम होगी। तो एनर्जी इज इक्वल टू वही होगी जो वर्क की डायमेंशन है ना। तो वर्क की भी, एनर्जी की भी क्या हो जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है ना। क्या है एनर्जी? एनर्जी है कितना वर्क किया गया है, वही आपकी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपकी पावर। पावर क्या होगी? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना वर्क किया गया है वो पावर है ना। अब जैसे दो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, एक ने क्या किया, एक ने ना वो सुबह से शाम तक काम करने में लगा हुआ है, लेकिन उसका ना कुछ किया ही नहीं, ठीक है, उसने कुछ काम नहीं किया, थोड़ा बहुत ही काम किया, तो हम बोलेंगे इसकी पावर तो बहुत कम है, टाइम कितना ज्यादा ले लिया, ऐसे वर्क डन कुछ किया नहीं। वहीं एक दूसरा आदमी है, उसने क्या किया, 1 घंटे में बहुत सारा वर्क कर दिया, तो हम बोलेंगे अरे इसमें तो कितनी पावर है, इसने तो वर्क कर दिया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क की भी आपने क्या निकाली, ml²t-2, और टाइम की क्या हो जाएगी, टाइम की कैपिटल टी, ठीक है। अब ये टाइम जो है कहाँ जाएगा, ये टाइम ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगी ml²t-2, और ये भी t-1, तो क्या बन गई, ये बन गई ml²t-3। तो क्या बन गई पावर की डायमेंशंस, ml²t-3, क्या है पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया, की पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगाया गया है। फोर्स की डायमेंशन अभी अभी क्या निकाली, mlt-2, तो हम यहाँ लिखेंगे mlt-2, और अपॉन में एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया हमने क्या निकाला देखो l², तो हम यहाँ लिखेंगे अपॉन में l², एक l से एक l कट गया m, ये l ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में 1 हो जाएगी, और t की पावर कितनी है, -2, तो क्या बन गई डायमेंशन, ml-1 t-2। वॉल्यूम, वॉल्यूम की अभी अभी मैंने निकाली, क्या होगी वॉल्यूम की, L इंटू बी इंटू एच, अब तीनों ही लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल, L3, यहाँ लिख सकते हैं हम m0, और t भी 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास को लिखेंगे कैपिटल M, वॉल्यूम की क्या होती है, L की पावर 3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ml3, और T की पावर 0, क्लियर है। अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाले, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटेंगे, ठीक है, समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा सभी ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, 9th क्लास में है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू, सभी ने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मास, जो बॉडी है दो, उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और उनके बीच की रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, याद है ना। अब हमने इसको हटाया तो यहाँ से क्या लिख देते हम, कैपिटल G m1 m2/r², ये जो G है यही तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी का हमें निकालने डायमेंशन, तो G को यही रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, Fr² इज इक्वल टू m1, सॉरी Fr² अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू G, ऐसे तो लिख सकते हैं G इज इक्वल टू Fr² m1 m2, बस। अब कितनी इजी है, फोर्स की तो आपको पता है ना, mlt-2, mlt-2। अब रेडियस क्या है, रेडियस भी तो डिस्टेंस है ना, क्या लिखेंगे इसके लिए, l², मास के लिए लिखेंगे m इंटू m, एक m से एक m कैंसिल हो गया, है ना। अब ये वाला m जब ऊपर जाएगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी, -1, है ना, और l कितने हो गए देखो 1 और 2, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये निकल गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। एग्जाम में अगर ये 1 मार्क में आता है तो आप इतना करके दिखा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज अगर आप यहाँ से करोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे और बस निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया कैसे निकाला हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। आज हमने 12 डायमेंशनल फॉर्मूलाज किए हैं, कल हम क्या करेंगे, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला और करेंगे, और हम फिर करेंगे कल एप्लीकेशंस जिन पर डेरिवेशंस आते हैं। 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की, तीनों पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तीनों पे डेरिवेशंस आते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कल हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला करने के बाद स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने, डायमेंशंस पढ़ी,
फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने देखा कि मास को कैपिटल M लिखेंगे, लेंथ को कैपिटल L लिखेंगे, टाइम को कैपिटल T लिखेंगे, करंट को लिखेंगे कैपिटल I। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, फिर उसके बाद निकाला डायमेंशन फॉर्मूला। आप इनको क्या करेंगे, घर पर सबको प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस, खुद से लगा के देखेंगे, खुद से निकाल के देखेंगे आप। समझ में आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।